देखो, यह इलेक्ट्रिसिटी का कैप्सूल है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के कैप्सूल में हम करंट से लेकर रेसिस्टेंस हो गया, फिर रेसिस्टेंस के बाद जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पर जो भी एक्सप्रेशंस हैं उन सभी एक्सप्रेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो सिंगल वीडियो में जो है, सिंगल वीडियो लेक्चर जो है, इसमें आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक्स है और टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सप्रेशंस हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको डाइजेस्ट करना है आपको स्टडी करके। देखो करंट, देखो यहाँ करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब करंट में एवरेज करंट जो होगा का सिंबल यहाँ दिया हुआ है, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो डेल्टा क्यू बाई हो गया डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन हो गया डेल्टा टी, एवरेज करंट हो गया। ठीक है, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम टेकन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे देखो अब यहाँ पर टोटल चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज टोटल टाइम यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको टोटल चार्ज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और टोटल टाइम दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके एवरेज करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। अब है इसके बाद इंस्टेंटेनियस करंट। देखो इंस्टेंटेनियस करंट जो है डी क्यू अपॉन हो गया dt। ठीक है, स्मॉल टाइम dt में जो चार्ज एपियर है वह dq है, तो dt टाइम में अगर चार्ज फ्लो होता है dq तो dq by dt हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, आपको पता है। करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, यह जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका प्रूफ है कि वेक्टर का जो एडिशन लॉ है उसको यह फॉलो नहीं करता है। ठीक है, करंट में डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर का जो एडिशन लॉ है उस लॉ को यह फॉलो नहीं करता, इसलिए यह स्केलर है। तो यहाँ I करंट है और इस ब्रांच में होगा I1, इस ब्रांच में I2, तो टोटल करंट I जो इस जंक्शन पर होगा I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। एक ट्रिक बतला रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। देखो क्वेश्चन में अगर देता है चार्ज का वैल्यू दे दिया, चार्ज का एक्सप्रेशन दिया, चार्ज का एक्सप्रेशन दिया इस तरह से जैसे हम दिए हैं, तो आपको समझना है कि इसमें टाइम टेकन आपसे पूछता है। तो टाइम टेकन जब पूछेगा तो इनिशियली आपको क्या करना है, I इज इक्वल टू 0, तो टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा 0, I इज इक्वल टू 0, तो टाइम t इज इक्वल टू लेना होगा आपको 0। अभी ट्रिक को समझ लीजिए। तो देखो q दिया हुआ है, q का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर t स्क्वायर इनटू e टू द पावर माइनस है 2t। ठीक है, तो देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जब हम चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो मिल जाएगा करंट। तो करंट इज इक्वल टू हो गया dq बाई dt। अब डिफरेंशिएशन का जो लॉ है उस आधार पर हम डिफरेंशिएट किए हैं। अब इसमें आपको टाइम टेकन निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या कर देना है, इस तरह का जब एक्सप्रेशन रहेगा तो I इज इक्वल टू 0, t आपको फाइंड आउट इजीली हो जाएगा। पहले आप चार्ज का जो एक्सप्रेशन है तो चार्ज का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसके बाद करंट फॉर्म हो जाएगा, करंट का वैल्यू 0 कर देना है, टाइम ऑब्टेन हो जाएगा। कि देखिए एवरेज करंट का एक और फॉर्मूला देखो यहाँ पर बदलाना चाह रहे थे, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। देखो एवरेज करंट I dt, इंटीग्रेशन करना है t1 टू tt, फिर यहाँ नीचे टाइम के लिए हम लोग dt लिखे, यहाँ dt है तो dt है, t1 टू t2 इंटीग्रेशन करना है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर भी एवरेज करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन S है, सिंपल फॉर्म है। I इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर J और डॉट होगा वेक्टर S, क्योंकि I जो है स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और यह तो है एरिया वेक्टर है। अब देखो जैसे यहाँ पर देखो, मान लो कि कंडक्टर है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ले लिए S, तो ये हो गया एरिया वेक्टर, तो हो गया वेक्टर J डॉट हो गया वेक्टर S। अब इसको देखो यहाँ J और इसको रुको, यहाँ पर हो गया JS। देखो यहाँ
जे एस कॉस थीटा हो गया, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा जे एस कॉस थीटा, वेक्टर जे डॉट वेक्टर एस, तो हो गया जे एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू आप पुट करेंगे, जैसे 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो उस आधार पर जो आपका जे का वैल्यू डिफरेंट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे देखो जे को इस फॉर्म में, ठीक है, एक्स वाई कंपोनेंट्स में इसको रिजोल्व करके फिर जो एरिया वेक्टर हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, तो उस एरिया वेक्टर को भी हम एक्स वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं। देखिए तो इस आधार पर यहाँ एक बात याद रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप जो होगा, फिर जे कैप डॉट जे कैप, फिर के कैप डॉट के कैप, इच प्रोडक्ट का वैल्यू जो होगा 1 होगा, ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर बाय यूजिंग अ बैटरी, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्टेड होते हैं। तो यहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका मतलब हुआ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ठीक है, इन ए कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो Vd इज इक्वल टू माइनस ई, वेक्टर ही है, ए वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो Vd इज इक्वल टू ई टॉप बाई हो गया m, ए रिलैक्सेशन टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, m हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है v बाई l, रिलेशन बतलाते हैं E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। अब यहाँ माइनस यूज नहीं करना है, d को यूज नहीं करना है, और v बाई dr जो होता है तो r को भी नहीं यूज करना, r के जगह पर हम लिख देंगे l। कंडक्टर का सपोज करो लेंथ जो है l है, तो दोनों जो इसका इंड्स है, इंड्स के बिटवीन जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया v, तो v बाई l हो गया, ठीक है। अब Vd का जो वैल्यू लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसी ऑर्डर में जो Vd है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका वैल्यू होता है इस ऑर्डर में। I इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट में यह रिलेशन है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा करंट अपॉन NEA, और फिर देखो I अपॉन A, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I अपॉन A ऐसे लिखे इनटू 1 बाय n इनटू A हो गया। अब देखो A बन गया J, तो J बाई n इनटू A हो गया, J हो गया करंट डेंसिटी। फिर देखो I इज इक्वल टू यहां पर n, देखो n, अब n यहां लिखे हैं, AL लिखे हैं, EAVD, ठीक है। अब यहां पर देखो n लिखा हुआ है, यहां E लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है, VD है, तो यहाँ EAVD है, और यहाँ जो n लिखा हुआ है उसका वैल्यू लिखे हैं कि स्मॉल n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे देखो ये कंडक्टर है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हो गया n। अब n का जो वैल्यू होगा टोटल, यहाँ देखो टोटल हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाई हो गया कंडक्टर का वॉल्यूम हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ हो गया Vd का। अब ये देखो नया फॉर्मूला फॉर्म हो गया कि नहीं। अब इसमें करंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Vd करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी है, और यहाँ देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना बाई लेंथ, यहाँ देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाई लेंथ हो गया, क्योंकि A कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय लेंथ, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी Vd का फॉर्मूला रेडी है, आप यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए Vd इज इक्वल टू mi, लाजवाब फॉर्मूला है, द बेस्ट फॉर्मूला कहिए mi बाय रो NaFaE। अब देखो इसमें क्या है, अब सपोज करो कि कोई मेटल है, उसका एक जो एटम है, ईच एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस एटम का कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखो m हो गया, मोलर मास हो गया, ठीक है, रो हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी गिवन रहेगा कोई भी एलिमेंट हो कंडक्टर के रूप में, फिर Na ये वो गाड्रोस नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो F जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो यहाँ F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, E हो गया
चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? तो द बेस्ट फॉर्मूला हुआ जब कोई एलिमेंट का एटम 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, मोलर मास उसका दिया रहेगा, और उस केस में कहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट ओम्स लॉ सबको पता है, V = I × R, तो V/I = हो गया R। देखो I हो गया करंट, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, देखो V हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, R हो गया रेजिस्टेंस हो गया, R = होता है ρL/A, R = होता है ρL/A। ग्राफ देखो VI, ये स्लोप ऑफ, देखिए ग्राफ है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है, तो VI हो गया ग्राफ। तो ये क्या करता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, यहां पर देखो tan θ हो गया V/I, ये tan θ हो गया V/I। अब V/I क्या होगा, तो tan θ हो गया। अब देखो थीटा का मान जब इंक्रीज करेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो tan θ की वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो उस केस में देखो tan θ V/I R, tan θ का वैल्यू जब बढ़ेगा तो R का भी वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर? तो इसका ग्राफ देखिए, यहां पर ग्राफ देखिए, ग्राफ है tan θ V/I, यहां T1 टेंपरेचर पर रेजिस्टेंस है, और यहां देखो T2 टेंपरेचर पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यह ग्रेटर होगा, यह ग्रेटर, डिसाइड करना है हमको। तो देखो tan θ का वैल्यू, यहां पर देखो एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, ये हो गया थीटा, ये सपोज करो θ1 हो गया, और यहां से यहां तक हो गया θ2, तो एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब है tan θ का वैल्यू बढ़ रहा है, तो V/I का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो यहां जो रेजिस्टेंस होगा T1 टेंपरेचर पर वो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां लिख दिए R1 at T1 is greater than R2 at T2, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया, tan θ क्या होगा, I/V। अब I/V में ग्राफ देखो, यहां ये V नीचे है और I यहां, ठीक है। तो यहां जो होगा I/V = 1/R, क्योंकि देखो यहां V/I = R हो गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहां हो जाएगा I/V 1/R। अब tan θ का वैल्यू बढ़ेगा तो यहां R का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, तो tan θ बढ़ा, तो ये जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का एट T1 टेंपरेचर जो होगा वो लेस हो गया, तो R1 at T1 is less than R2 at T2 हो गया। क्लियर? अब देखो ग्राफ और बदला है रेजिस्टेंस टेंपरेचर में, ठीक है, रेजिस्टेंस टेंपरेचर में। अब ये ग्राफ से आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि एट पार्टिकुलर टेंपरेचर जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब हुआ चेंज इन रेजिस्टेंस बाय चेंज इन टेंपरेचर, ठीक है। I = tan θ हो गया कांस्टेंट, ये स्लोप हो गया tan θ, ठीक है, tan θ स्लोप हो गया, तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T = tan θ कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर टेबल जो बनाए हैं इसमें क्या है, देखो टेम्परेचर है और रेजिस्टेंस है, तो इसमें T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो आपको T डिग्री सेल्सियस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा R बदलाया है, डेल्टा R डेल्टा T हो गया कांस्टेंट। डेल्टा R का मतलब क्या हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस, और डेल्टा T का मतलब हुआ चेंज इन टाइम। तो देखो यहां पर देखो 20 - 10, 21 तो इसका लेंगे 20 - 10, अब 22 हो गया, T -10 T आ गया। फिर अब इसको छोड़कर दूसरा ले 100 माइनस ले लिए 10, अब 22 हो गया 80 -10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा T का वैल्यू। नेक्स्ट देखो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का। तो इस रिलेशन को देखो, इसमें R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, R जो है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, दैट इज हायर टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर T डिग्री सेल्सियस है। अगर T डिग्री का वैल्यू, T डिग्री सेल्सियस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसको पुट करेंगे तो हो जाएगा, जैसे डेल्टा T है तो T -0 है, तो T का जो वैल्यू होगा -0 कर लीजिए। अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इसका पुट कर दीजिए, ठीक है। और
R0 दिया होगा, दैट इज R0 दिया होगा, तो R आप निकाल लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा निकालना है तो उसके लिए टू इक्वेशंस आपको फॉर्म करना पड़ेगा। तो टू इक्वेशंस में रेसिस्टेंस टू टाइम्स दिया हुआ रहेगा अलग अलग टेम्परेचर पर, तो इसका टू इक्वेशंस बनाकर फॉर्म करके आप अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम रेसिस्टेंस एंड मिनिमम रेसिस्टेंस अलोंग द वायर क्या है। देखो R इज इक्वल टू, हम बतलाए हैं R इज इक्वल टू रो एल अपॉन होता है A। लेंथ इंक्रीज करता है कंडक्टर का तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ। तो देखो लेंथ ब्रीथ हाइट रेक्टेंगुलर वायर है, तो लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ हो गया, दैट इज विड्थ हो गया, और फिर ग्रेटर देन हो गया हाइट, सबसे छोटा हो गया हाइट, सबसे बड़ा लेंथ। तो लेंथ यहां बड़ा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होगा रेसिस्टेंस, देखो R मैक्स रो एल को, एल के अलाउंग, लेंथ के अलाउंग जो है करंट को हम सप्लाई करेंगे, ट्रांसमिट कराएंगे, तो रो एल बाई ए, रो एल और एरिया हो जाएगा बी इंटू एच। अब सबसे छोटा कौन, हाइट, तो हाइट के अलाउंग अगर ट्रांसमिट कराएंगे तो हो जाएगा रो एच, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। तो यहां पर हो जाएगा आर मैक्स बाई आर मिनिमम जो होगा। अब उसका जो दोनों का वैल्यूज है पुट करेंगे तो आ जाएगा एल बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा। चलो रेसिस्टेंस ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शंस बतला रहे हैं। वैरिंग क्रॉस सेक्शंस, यहां देखो, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का अलग है। तो इस केस में देखो टोटल रेसिस्टेंस इसको याद कर लो, रो एल बाई पाई आर इंटू आर। रो रेसिस्टिविटी हुआ, दैट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हुआ, एल जो हुआ इसका लेंथ हो गया, पाई कांस्टेंट, आर जो है ये जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका रेडियस हो गया, कैपिटल आर जो हो गया लार्जर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखेंगे तो इसका जो है टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर 2 पॉइंट्स आई हैव टेकन, 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए इस सेक्शन के करीब है और बी जो है इस सेक्शन के करीब है। तो देखो जे ई वी डी, समझ गए ना, एट ए ग्रेटर देन है, बड़ा है, जे ई वी डी एट बी। जे करंट डेंसिटी, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तीनों इस सेक्शन पर क्या होगा, बड़ा होगा। इस सेक्शन के बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट पर जो सेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में यहां पर बड़ा होगा, ठीक। देखो मासेस ऑफ 3 वायर्स आर इन रेशियो A is to B हो गया, is to C दिया हुआ है। फिर लेंथ का जो रेशियो है C is to B is to A, जस्ट इसका जो है उल्टा कर दिया, A is to B is to C, तो यहाँ हो गया C is to B is to A, जस्ट टर्न कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर देखो R जो होगा रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A स्क्वायर बाई M, A स्क्वायर बाई M, ठीक है। तो अब रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा दैट इज R1 is to R2 is to R3, तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। L का वैल्यू डालते चले जाइए, फिर M का वैल्यू डालते चले जाइए, तो रेशियो R1 is to R2 is to R3 फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, a wire of resistance 4 ohm is cut in 4 equal parts। एक तार है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में काट देता है, उसका रेसिस्टेंस जो है दिया हुआ है, फॉर दिस पार्ट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर। अब उसको एक साथ फिर चारों टुकड़ा को लेकर मिला देता है, एक साथ ट्विस्ट करता है, ठीक है। अब ट्विस्टेड जो वायर है उसका रेसिस्टेंस, तो ट्रिक देखो इसका, R2 is equal to R1 by N square। R2 जो ट्विस्टेड वायर हुआ, ठीक है, उसका हो गया न्यू का हो गया R2 is equal to R1 by N square N। अब N का वैल्यू कितने इक्वल पार्ट्स में, तो 4 इक्वल पार्ट्स में, तो N हो गया 4, 4 4 जा हो गया 16, और जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस को दिया हुआ है यहाँ पर हो गया 1/4 ओम। क्लियर, जितना टुकड़ा में उसको डिवाइड करेगा वो हो जाएगा N, वैल्यू रख देंगे निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये वायर इज स्ट्रेस्ड 50%, कैलकुलेट परसेंट चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस। एक तार है, कंडक्टिंग वायर है, उसको खींचकर स्ट्रेस करके 50% तक स्ट्रेच किया गया, जो लेंथ ओरिजिनल है उसका 50% बढ़ा दिया गया। तो परसेंट चेंज क्या होगा, ठीक देखो, परसेंट चेंज इन रेसिस्टेंस N स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100% हो गया। अब देखो N क्या है, तो जैसे लेंथ चेंज होता है, लेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है, तो L2 फाइनल, L1 इनिशियल, तो L2 इज इक्वल टू लिखते हैं L1 प्लस, ठीक है, N% ऑफ, जितना परसेंट इंक्रीज कर उतना परसेंट ऑफ L1। और उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा L2 इज इक्वल टू N इंटू L1। L1 में जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया वो हो गया L1, फाइंड आउट कर लीजिएगा, जितना परसेंट रहेगा उस आधार पर यहाँ पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो,
ये जो है रेसिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर है। अब इसका रेसिस्टेंस निकालना बीच में खाली है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस R1 हो गया, एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस हो गया वो R2 हो गया। तो देखो R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। देखो यहाँ R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A होता है, ठीक है। तो रो हो गया, L हो गया, A मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, तो पाई R स्क्वायर, तो बाहर वाला हो गया R2, अंदर वाला हो गया R1, तो पाई इनटू हो गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। नेक्स्ट देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको पता भी होगा RS इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। पैरेलल में 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, ठीक है। अब RS जो होगा वो ग्रेटर देन होगा RP का, ठीक है। अब दोनों का रेशियो सेम रेसिस्टेंस होगा, तो दोनों का रेशियो n स्क्वायर के इक्वल होगा, सेम होगा तब। नेक्स्ट देखो क्यूब है, क्यूब में each एज के अलोंग रेसिस्टेंस इक्वल है, each एज के अलोंग रेसिस्टेंस इक्वल है। अब सपोज करते हैं each एज के अलोंग जो रेसिस्टेंस होगा वह R हो गया, each रेसिस्टेंस लिख देते हैं, each रेसिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल r। तो देखो तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ट्रिक में याद करो, यहाँ एज हो गया, एज मींस किनारा हो गया, तो एज के अलोंग यहाँ पर A पॉइंट हो गया, यहाँ पर B पॉइंट हो गया, एज के अक्रॉस जो देखो यहाँ AB के बीच में रेसिस्टेंस, फिर देखो यहाँ फेस, यहाँ A है और यहाँ B हो गया, तो इसको बोलेंगे हम फेस। फिर देखो यहाँ A हो गया और A पॉइंट हो गया B, तो इसको बोलेंगे होल बॉडी। तो इसका ट्रिक है आपको देखो 7/12R हो गया, 9/12R हो गया, 10/12R हो गया। अब याद रखो, इसको कैसे याद रखेगा, अगर एज के लॉन्ग कहेगा एज, ठीक है ना, के लॉन्ग, फेस के लॉन्ग, फिर कहेगा बॉडी के लॉन्ग, यानी एज, ठीक है ना, एज जो है किनारा जो है उसके, है ना, जो किनारा जो है उसका अक्रॉस कहेगा, फाइंड आउट करो रेसिस्टेंस, फिर फेस का अक्रॉस कहेगा, बॉडी का अक्रॉस कहेगा। तो इस फार्मूला को याद कर लेना, एज फेस बॉडी, एज फेस बॉडी, देखो एज फेस बॉडी, एज का क्या हो गया 7/12R हो गया, और फेस का क्या हो गया 9/12R हो गया, और बॉडी का क्या हो गया 10/12R हो गया। अब इसको याद कर लेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। जो है यहाँ पर a wire is stretched to double of its length, what will be new resistance। अब कहता है एक वायर है, ठीक है, उसको स्ट्रेच किया गया, डबल इट्स लेंथ कह रहा है, यानी उसको 2 टाइम्स दुगना लेंथ तक उसको स्ट्रेच किया गया, खींचा गया, ठीक है। तो उस केस में न्यू रेसिस्टेंस जो होगा उसका ट्रिक देखो, R2 = n² * R1 हो गया, 2 टाइम्स यानी डबल किया गया, तो n = क्या हो जाएगा 2 हो गया, 2 × 4 कर लीजिए, R1 का वैल्यू क्वेश्चन में देगा, आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 3 टाइम्स रहेगा, अगर 3 टाइम्स जो है उसको इंक्रीज करता है 3 टाइम्स स्ट्रेच करके, तो n = हो गया 3, 3 हो गया 9 हो जाएगा, R1 का वैल्यू दिया रहेगा, फाइंड आउट हो जाएगा R2। चलो नेक्स्ट देखो, ये जो देख रहे हैं रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, देखने में कैसा लगता है, देखने में लगता है सीरीज, लेकिन है या पैरेलल। अब इसको समझना है पैरेलल, इसलिए यहाँ का देखो कॉम्बिनेशन, यहाँ और यहाँ, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे। फिर यहाँ देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो 1/R P = 1/R1 + 1/R2, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये कॉम्बिनेशन, इसको क्या करेंगे बाय सिमेट्री। देखो अब इसका कहता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो आप क्या करो बाय सिमेट्री जो है इसको ऐसे बाइसेक्ट करो। तो देखो इस पार्ट का जो इमेज होगा इस पार्ट में फाइंड आउट हो रहा है, इस पार्ट का इमेज इस पार्ट में फाइंड आउट हो रहा है, सिमिलर है, तो अब इसको आप निकाल सकते हैं। अब इसका ट्रिक बता दिए हम, देखो ऐसे आप बाइसेक्ट करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज इसको क्या करोगे, यहाँ पर जो जंक्शन है इसको यहाँ से सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। अब इन दोनों को अलग कर दो, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा नीचे वाला सीरीज में, और यहाँ से ए जो हो जाएगा दोनों ए भी सीरीज में,
तो ये सीरीज हो गया, फिर इसके साथ हो जाएगा पैरेलल हो गया, ठीक है, फिर इसके और इसके साथ टोटल ऊपर वाला जो अपर पार्ट है सीरीज हो गया, और नीचे वाला तो ये दोनों सीरीज है ही, लास्ट में हो जाएगा अपर और लोअर जो पार्ट्स हैं पैरेलल हो जाएंगे, और नहीं तो ट्रिक हम बतलाएंगे। देखो यहाँ अब इसको बाइसेक्ट किए, बाई सिमेट्री, तो इधर वाला हो जाएगा, देखो यहाँ ये हो गया, ये सेपरेट कर देंगे, ठीक है, तो सेपरेट करेंगे तो इस पार्ट का जो होगा, इस पार्ट का हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/3 R हो गया, और इस पार्ट का उतना ही होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3 R। अब देखो कॉम्बिनेशन R R R R, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है ट्रिक 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया, 1 उसमें से रिड्यूस कर देना है, बाई 3 हो गया, R तो इसका वैल्यू है, R हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो केसीएल है, केसीएल का मतलब किरचॉफ्स जो है करंट लॉ हो गया, तो इसमें जंक्शन पर देखो आने वाला जो करंट होगा जंक्शन पर वो होगा पॉजिटिव, और जो जाने वाला करंट होगा वो होगा नेगेटिव। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू हो गया 0, टोटल करंट हो गया 0 एट दिस जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो KVL है, टोटल वोल्टेज इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। कोई क्लोज्ड लूप है, सर्किट है, तो उसमें टोटल जो वोल्टेज होगा वो होगा दैट विल बी 0। अब देखो एक चीज यहां पर समझो, रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। अब ये जो पोर्शन हो जाएगा ये हो गया आपका, इसका पोलैरिटी प्लस हो जाएगा, इसका पोलैरिटी हो जाएगा माइनस। यहां का पोलैरिटी ऐसे करंट जा रहा है तो यहां का पोलैरिटी प्लस और यहां का पोलैरिटी माइनस। अब देखो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा इस रेजिस्टर के थ्रू तो हो जाएगा I into R, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब देखो सेल है, सेल का यहाँ पोलैरिटी देखो, यहाँ पर एक प्लस है और माइनस है, तो देखो प्लस से आउटवर्ड करंट जा रहा है तो ये प्लस लेना है, और प्लस से इन कर रहा है सेल में करंट तो ले लेना है ईएमएफ को माइनस, यहाँ ईएमएफ को प्लस, यहाँ ईएमएफ को माइनस। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो है वोल्टेज जो लॉ है उसको हम क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रहे हैं। देखो ये सर्किट देखो लूप है, अब इसमें 2 यहाँ पर है, साइड में है सेल्स है, यहाँ पर बीच में जो है यहाँ पर एक सेल है। देखो क्या किए हैं, यहाँ से करंट हम ले लिए I1, यहाँ से करंट ले लिए I2, अब दोनों कंबाइन कर दिए तो इस पाथ से होकर है ना, इस ब्रांच से होकर करंट आएगा I1 प्लस हो जाएगा I2, ठीक है। फिर इसका जो करंट है वो चला जाएगा इस सेल में, और इसका जो करंट वो चला जाएगा इस सेल में, ठीक है। अगर आप चाहिएगा तो यहां से करंट I लेकर, ठीक है, और यहां पर अगर I1 इस ब्रांच में करंट फ्लो होता है तो इस ब्रांच में हो जाएगा I और माइनस हो जाएगा I1, तो उस तरह से भी आप तो सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो हम इस लूप में दे रहे हैं, देखो यहां से स्टार्ट करें, देखो ये 8 वोल्ट है, प्लस से करंट ले रहे हैं तो 8 हो गया माइनस, यहां देखो पोटेंशियल ड्रॉप तो माइनस लेना है, 1 into हो गया I1 हो गया, फिर इसमें आओ, इसमें तो I1 प्लस I2, पहले इस सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट है, तो देखो यहाँ -2 हो गया, प्लस में इन कर रहा है माइनस हो गया, फिर करंट के अलोंग में पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो I1 प्लस I2 तो -2 into I1 प्लस I2, फिर इस पार्ट में आइए तो माइनस हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप है तो 1 into हो जाएगा I1, ठीक है, 1 रेजिस्टेंस 1 into हो गया I1, और तब यहाँ तो कंप्लीट है तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0। सिमिलरली इसमें वैसा ही हम किए हैं, देखो प्लस चलिए तो यहाँ से इसका हो गया 4 प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप इसका, फिर माइनस हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप इसका, देखो प्लस में इन कर रहा है तो इसका भी माइनस हो जाएगा, फिर इसका रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया माइनस, अब फिर इसमें जो होगा इसका भी माइनस, और दिस इज इक्वल टू हो गया 0। तो इस तरह से इक्वेशन सोल्व करेंगे तो करंट भी निकल जाएगा, और अलग अलग ब्रांच में जो है करंट भी हम निकाल सकते हैं, टोटल करंट भी निकल सकता है, ठीक है। अब देखो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस देखो ये सर्किट देखो, सर्किट अब इस सर्किट में देखो 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स जो है इसमें यूज्ड हैं, तो आप देखो क्या P/Q इज इक्वल टू R/S, P/Q इज इक्वल टू R/S लिखा होगा, P/Q इज इक्वल टू R/S, और ऐसे भी हो सकता है P/R इज इक्वल टू Q/S, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस केस में जो होगा ये जो सर्किट है दैट इज जो ब्रिज है यह बैलेंस्ड कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने लिखा VB इज इक्वल टू VD, ठीक है, ऐसा होगा तब तो इस ब्रांच में करंट हो जाएगा 0।
तो अब कहेगा इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो अपर वाला देखो ये दोनों हो जाएगा सीरीज, लोअर वाला देखो ये दोनों हो जाएगा सीरीज, अपर लोअर हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकल, अगर कहता है ईएमएफ दे देगा, कहेगा करंट निकालो, तो फिर V इज इक्वल टू I टू R, तो I इज इक्वल टू V बाई R आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट अनबैलेंस्ड ब्रिज होगा, तो उस केस में चेक करना है कि करंट B से D की ओर फ्लो होगा कि D से B की ओर फ्लो होगा। अब सपोज करो यहाँ 2/4 है तो 1/2 हो गया, 4/2 है तो यहाँ तो 2 हो गया, ठीक है। तो ये तो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो देखो यहाँ लिखे अगर P/Q, इफ P/Q इज लेस देन R/S, अगर ये P है और ये Q है, P/Q, ठीक है, इज लेस देन R/S, इधर का रेशियो अगर कम है तो समझ लो कि इस पार्ट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट से ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा इसका तो करंट ऐसे फ्लो होगा कि नहीं, ठीक है। अगर इन दोनों का, ठीक है, रेशियो जो है इससे, अगर देखो ये तो P/Q अगर लेस है तब समझ में आ गया होगा। अगर P/Q ग्रेटर देन R/S, इसका मतलब इधर वाला जो रेशियो है रेजिस्टेंस का, अगर ये कम होगा, ठीक है, इधर वाला कम होगा तो इसका पोटेंशियल हाई हो गया, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा D से B। अभी चेक करने के लिए हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट देखो मीटर ब्रिज है। एक्चुअली जो मीटर ब्रिज है वह जो है व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। तो बैलेंस्ड स्टेट में हम इसको यूज करते हैं। तो देखो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से सिलेक्ट किया R रेजिस्टेंस, एस हो गया अननोन रेजिस्टेंस, ए हो गया जॉकी हो गया, इसको मूव कराते हैं वायर पर, और मीटर ब्रिज है तो इसका लेंथ होगा 1 मीटर, नाम है मीटर ब्रिज, तो लेंथ होगा वायर का 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर यहाँ से। तो देखो जॉकी यहाँ है पोजीशन, तो इधर वाला जो लेंथ होगा L और इधर हो जाएगा 100 माइनस L, 100 माइनस L का मतलब टोटल 1 मीटर है, दैट इज इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में यहाँ लेंगे तो L हो गया इधर 100 माइनस L। देखो बैलेंस स्टेट में R/S इज इक्वल टू इस पार्ट का लेंथ अपॉन हो जाएगा 100 माइनस L, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर S, अगर ES में सीरीज में एक्स्ट्रा हम रेजिस्टेंस जोड़ दे, इस S में सीरीज में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो लेंथ जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस टोटल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस पार्ट का जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो समझ लो कि ये जो लेंथ होगा इस पार्ट का भी बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी इस पार्ट का बढ़ेगा, तो जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट किधर करेगा, लेफ्ट की ओर, इस पोर्शन की ओर शिफ्ट कर देगा। अगर इसके पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस आप डालते हो तो इस टोटल जो रेजिस्टेंस है पहले की अपेक्षा रेस्पेक्ट में क्या होगा, घट जाएगा, रिड्यूस होगा। तो इस पोर्शन में जो है लेंथ जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उस केस में जो बैलेंस पॉइंट होगा फिर राइट की ओर शिफ्ट करेगा, और वही सेम पोजीशन इसके साथ भी होगा। तो इसको अंडरस्टैंड आप करेंगे। नेक्स्ट देखो सेल है, सेल का देखो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से इन कर रहा है करंट, किसमें इन कर रहा है, सेल में कर रहा है, और पॉजिटिव से निकल रहा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ई ईएमएफ हो गया माइनस हो गया आई इनटू, ठीक है। और नेक्स्ट देखो यहाँ प्लस पॉजिटिव टर्मिनल में, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर इन कर रहा है सेल में करंट, तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा ईएमएफ, देख रहे हो ईएमएफ ई हो गया, अब प्लस हो गया आई करंट हो गया इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल का होता है R इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इनटू होता है कैपिटल R। पहले हम बतला चुके हैं इसके बारे में। अब देखो इस तरह से सेल का कॉम्बिनेशन होगा, देखो पैरेलल में है और इससे जोड़ देंगे, इससे अगर हम जोड़ देते हैं ऐसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ दें तो देखो E1 है E2 है, ठीक है, E1 E2 है, यहाँ पर अलग अलग जो है EMF होगा, इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका R1, ठीक है। तो उस केस में टोटल जो EMF होगा तो उसका फॉर्मूला देखो E1 R2 कर लेना है प्लस E2 R1 अपॉन हो जाएगा R1 प्लस R2, क्लियर। अब P मैक्स देखो, मैक्सिमम पावर एक थ्योरम है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर जब डिलीवर करता है सेल तो उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको फाइंड आउट हो जाएगा उस केस में, E स्क्वायर अपॉन हो गया 4 स्मॉल r, ठीक है। अब ईटा क्या होता है, इफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ EMF
ईटा इज इक्वल टू होता है आउटपुट, देखो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर में क्या लिखोगे V into I, इनपुट पावर EMF into I होगा, उनको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ईटा इज इक्वल टू R बाई R प्लस R कैपिटल है, R स्मॉल है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट चलो, अब देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, देखो पोटेंशियोमीटर लिखा हो मीटर, पोटेंशियोमीटर तो वायर होगा, ठीक है। इससे जो होता है वायर के टू पॉइंट्स के बीच, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। टू सेल्स हैं तो उनका जो है ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। देखो तो देखो इसका प्रिंसिपल है V इज प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज V बाय L इज इक्वल टू हो गया K कांस्टेंट हो गया, और इसको हम कहते हैं V बाय L को पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका ऐसा यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, क्लियर। अब देखो सेल्स के जब ईएमएफ को कंपेयर करते हैं तो उसका फार्मूला है E1 by E2 is equal to L1 upon L2, टू सेल्स के ईएमएफ को जब पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम कंपेयर करेंगे तो फार्मूला मिलेगा E1 by E2 is equal to L1 by L2। अब देखो इसमें क्या है कि अगर 4 सेल्स दिए गए हैं, 2 सेल्स वन ग्रुप में, फिर 2 सेल्स अदर ग्रुप में, और इस तरह से कॉम्बिनेशन है, देखो E1 E2 देख रहे हैं माइनस प्लस, तो इस केस में जो होगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, टोटल जो यहाँ ईएमएफ हो जाएगा एक ब्रांच में E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, और नीचे देखो माइनस माइनस टर्मिनल्स आपस में अटैच हैं तो यहाँ पर हो जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लिखें E1 इज ग्रेटर देन E2 तब E1 माइनस E2 होगा, ठीक है। अगर E2 ग्रेटर होगा तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो इस केस में देखो हम ट्रिक लगाएं, बिग तो बिग, स्मॉल तो स्मॉल। बिग का मतलब देखो यहाँ पर ईएमएफ ऐड हो रहा है तो बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो बड़ा हो रहा है तो जो लेंथ होगा वह भी तो बड़ा होगा, और यहाँ देखो स्मॉल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो लेंथ जो होगा वह भी तो स्मॉल होगा। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी को फॉर्म में स्टडी करते हैं। जब करंट पास करता है कंडक्टर से होकर तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो वैल्यू होगा I²RT। I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, T टाइम है। अब देखो पावर क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर देखो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, दैट इज देखो यहाँ एनर्जी बाय टाइम, तो अब एनर्जी बाय टाइम से मिल जाएगा, T कैंसिल होगा, I²R भी होगा, V into I भी होगा, V² अपॉन R भी होगा। ये सभी पावर के इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म्स हैं। अब देखो 1 किलोवाट आवर जो होता है एक यूनिट होता है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल के इक्वल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम लोग पे करते हैं यूनिट्स के आधार पर। जो है हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो यूनिट के आधार पर हम लोग पे करते हैं। नेक्स्ट देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स है, बहुत सारे बल्ब्स हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो टोटल पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1, ठीक है। अगर आइडेंटिकल एक जैसे बल्ब है, एक जैसे बल्ब है तो देखो यहाँ 2 हो 3 हो 4 हो तो P जो नेट होगा, टोटल जो पावर होगा वो हो जाएगा P/N। P हो गया एक का, ईच का, N हो गया नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स होंगे, चाहे हीटर भी हो सकते हैं, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो गया, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं चाहे हीटर्स हैं, ठीक है। तो उस केस में P नेट जो होगा N P के बराबर होगा, N नंबर ऑफ बल्ब्स होंगे आइडेंटिकल और नंबर ऑफ हीटर्स, ठीक है। अब देखो एक केस और बतला रहे हैं हम इसको, देखो यहां पर एक चीज समझ लो, 100 वाट, ठीक है, और 220 वोल्ट। अब समझो 100 वाट 220 वोल्ट, अगर यहां पर रुको हम फिर मीटर बतला रहे हैं तो जस्ट मिनट। अब जैसे यहां देखो एग्जांपल हम बता रहे हैं 100 वाट, ठीक है, 220 वोल्ट। अब 2 बल्ब्स है आइडेंटिकल है, 2 है, कितने हैं, तो हो गया 2, चलो 2 हो गया, 2 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। रेटिंग देखो, रेटिंग सेम होगा, आइडेंटिकल। अब अगर सीरीज में अगर हम ऐड कर देते हैं तो इन सीरीज क्या हो जाएगा, देखो इन सीरीज जो होगा, इन सीरीज तो नेट जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे P2 ले लिए और यहाँ ले लिए P1 ले लिए, अब बाई कितना होगा N, तो 2 है तो यहाँ हो गया P का वैल्यू कितना 100 हो गया, अपॉन हो गया 2 तो हो गया 50 वाट हो गया कि नहीं, निकल गया इजीली, समझ गए, 50 वाट हो गया। अब देखो अब इसको पैरेलल में ले लो, पैरेलल में ले लो। अगर आप
एक बात यहाँ पर समझिए, सेम सोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम सोर्स होगा, सेम सोर्स कितना, तो सेम सोर्स हो गया यहाँ पर 220 वोल्ट। देखो यहाँ रेटिंग वोल्टेज देखो 220 वोल्ट 100 वाट है, यहाँ सेम सोर्स, दोनों को सेम सोर्स अगर हम प्रोवाइड कराते हैं और भी कितना 220 वोल्ट रेटिंग वोल्टेज के इक्वल, तब यह 50 वाट के बराबर होगा। अगर हम क्या करते हैं 220 वोल्ट को 440 वोल्ट कर देते हैं, तो उस केस में देखो, अब इसमें देख लो यहां पर क्या होगा कि यहां पर हो गया 100 हो गया वाट, 220 हो गया वोल्ट, और यहां पर हो गया सोर्स जो हो गया, सोर्स हो गया आपका 4 है ना 40 हो गया, चलो 440 वोल्ट हो गया। अब इस केस में दोनों आइडेंटिकल है कितने 2 है कितने 2। अब देखो सोर्स तो सेम है लेकिन है कितना 440 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो पावर जो नेट होगा हमको दैट इज P2 जब कंबाइन करेंगे तो बाद वाला जो टोटल पावर होगा P2 तो इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसमें ट्वाइस हो जाएगा, जैसे देखो हाफ हो गया 50, तो इसमें हो जाएगा 200 वाट हो जाएगा, इसमें हाफ नहीं होगा, सोर्स ट्वाइस हो गया, यहाँ पावर जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाफ ना होगा, समझ गए, तो हो जाएगा 200 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में सपोज करते हैं आइडेंटिकल 100 वाट है और यहाँ 220 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ सोर्स जो है सेम सोर्स है, सोर्स जो वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट हो गया सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो इस केस में जो टोटल पावर होगा P2 तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 वाट है, दोनों का तो 100 वाट होगा, सोर्स और रेटिंग वोल्टेज सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 2 into हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, तो दिस इज इक्वल टू 200 वाट हो गया। अब देखो, अब अगर आइडेंटिकल आपको दिए गए हैं तो आप इसको तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे, फ्यूज कंडीशन बतलाते हैं, फ्यूज कंडीशन जैसे देखो 100 वाट यहाँ है 220 वोल्ट और दूसरा ले लेते हैं, ये चलो एक बल्ब हो गया और दूसरा हो गया यहाँ पर देखो 110 वाट, ठीक है, और 10 वाट हो गया और उसके बाद हो गया 220 वोल्ट हो गया और सेम सोर्स हो गया, सोर्स जो हो गया सेम हो गया 220 वोल्ट। अब देखो इस केस में क्या होगा, कौन सा बल्ब जो होगा, ठीक है, फ्यूज हो जाएगा। तो देखो कैसे चेक करें, 100 वाट है, यहाँ 110 वाट है, 220 वोल्ट रेटिंग है और सोर्स वोल्टेज भी सेम ही है, तो देखो जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा वह जो बल्ब होगा है ना फ्यूज हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाई। तो कैसे चेक करें, तो देखो इसका रेजिस्टेंस पहले चेक करो, तो इसको R1, अब R1 इज इक्वल टू, जैसे देखो पावर इज इक्वल टू हो गया V²/R, तो R1 इसका निकालना है, तो यहाँ R हो गया, तो यहाँ हो गया V²/P, और इसका देखोगे तो इसका निकालोगे, इसका कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा V² हो जाएगा P, तो यहाँ कर देते हैं P1, इसका P2। अब देखो यहाँ पर लिखोगे सोर्स वोल्टेज तो सेम है, तो सोर्स वोल्टेज पर फाइंड आउट नहीं करना है आपको, रेटिंग वोल्टेज पर रेजिस्टेंस निकालना है, रेटिंग वोल्टेज पर, रेटिंग पर, तो 220 इनटू हो गया 220, अब बाई हो जाएगा इसका पावर 100, ठीक है, ओम में। अब इसका देखो, इसका भी रेटिंग वोल्टेज पर निकालना है, सोर्स पर नहीं, सोर्स पर हम कंज्यूम जो होता है पावर उसको निकालते हैं। अब देखो इसका कितना होगा, तो 220 इनटू हो जाएगा 220 अपॉन हो जाएगा इसका पावर हो गया 110 ओम में। अब देखो 110 से डिवाइड करना है, सेम वैल्यू है, 100 से डिवाइड करना है, तो किसका लार्जर वैल्यू होगा, लार्जर किसका वैल्यू होगा, देखिए इसका स्मॉलर हो जाएगा, इसका लार्जर हो जाएगा, पावर स्मॉल है तो ये रेजिस्टेंस जो है लार्जर हो गया, इसका मतलब है कि जो R1 जो होगा इज ग्रेटर देन होगा R2, तो कौन फ्यूज करेगा, तो ये जो फर्स्ट बल्ब है वो फ्यूज कर जाएगा, क्लियर, तो फर्स्ट बल्ब फ्यूज कर जाएगा, समझ गए। तो आप जितने भी हम इसमें टॉपिक्स जो है एक्सप्रेशन के साथ बतलाए हैं उसको अच्छी तरह से जो है डाइजेस्ट कीजिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व होगा। थैंक यू।